अंडर अरेस्ट? लेकिन मैंने क्या किया है? इनाया ने अपने हाथ में लगी हुई हथकड़ी की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा। तभी इनाया के साइड में खड़ी हुई रश्मि इनाया की रिटर्न टिकट दिखाकर बोली, सर, हम तो आपके पास ही आने वाले थे। ये देखिए, ये बैंगलोर होकर आई थी और इसे कुछ भी याद नहीं है। और ये अचानक से आप क्या बोल रहे हैं? इनाया की भी हालत खराब हो रही थी। हॉस्पिटल के गेट पर पुलिस को ऐसे किसी को पकड़ता हुआ देखकर काफी भीड़ जमा हो गई थी। इनाया ने फिर से पुलिस वालों से पूछा, आप बताएंगे कि मुझे किस इल्जाम में और क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? पुलिस वालों ने उन्हें जो बताया वो सुनकर इनाया के पैरों तले जमीन हिल गई। एक पुलिस वाला बोला, आज नीलिमा नाम की लड़की का मर्डर हो गया और उसकी लाश एक जली हुई गाड़ी में बरामद हुई है। और आज सुबह ही तुमने खुद पुलिस स्टेशन आकर मर्डर की जानकारी दी थी, जिसमें सेम पैटर्न था। पुलिस को पागल समझती हो? पहले खुद की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, फिर सपने में किसी के मरने की कहानी सुना दी। अभी के लिए तुम हमारी प्राइम सस्पेक्ट हो, तो चलो हमारे साथ। इनाया ने अपनी सफाई देते हुए कहा, सर, आप भूल रहे हैं, मैंने तो संजुक्ता नाम की लड़की के बारे में बताया था। ये तो नीलिमा है और नीलिमा तो मेरी स्टूडेंट है। मैं उसका मर्डर क्यों करूंगी? इनाया और रश्मि के ये सुनकर होश उड़ गए थे। वो दोनों बार बार पुलिस वालों को समझा रही थी कि आखिर उन्हें क्या जरूरत थी नीलिमा का खून करने की, लेकिन पुलिस वाले इनाया को पकड़कर ले जाने लगे। तभी पीछे से रश्मि ने पुलिस वाले से कहा, सर, ये खुद यहाँ नीलिमा की मदद करने आई है। नीलिमा इनाया की स्टूडेंट थी। इनाया क्यों ही मारेगी उसे? आप खुद सोचिए ना। पुलिस वाले, रश्मि, इनाया दोनों की बातों को पूरा नकार रहे थे और जबरन इनाया को पकड़ रहे थे। इनाया अचानक पुलिस वालों पर भड़क गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, सर, पहले तो आप ये हथकड़ी खोलिए। शक के आधार पर आप मुझे हथकड़ी नहीं लगा सकते। और आप कह क्या रहे हैं? मैं खुद आई थी आपके पास आप लोगों की हेल्प करने। आप लोगों ने नहीं सुनी मेरी बात और अब मुझे अरेस्ट करने आए हो। वो सीरियल किलर खुला घूम रहा है, जाओ उसको पकड़ो। आसपास खड़े लोग आपस में खुसर फुसर शुरू कर चुके थे। पुलिस वाले ने एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया तो उसने इनाया की हथकड़ी खोल दी। इनाया को लगा कि शायद वो लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन तभी कांस्टेबल बोला, मैडम जी को बिना हथकड़ी के लेकर चलो। पुलिस स्टेशन में जाकर अच्छे अच्छे मुजरिम भी सच बोलने लगते हैं। बैठाओ इसे जीप में। इनाया के पास पुलिस स्टेशन जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। वो दोनों ही अपनी सफाई देते रहे, लेकिन पुलिस वाले ने इनाया और रश्मि दोनों की एक नहीं सुनी और जबरदस्ती इनाया को पकड़कर पुलिस की जीप में बैठा दिया। रश्मि की भी समझ से परे था सब कुछ। वो वहीं खड़ी कभी पुलिस वालों को समझाती, कभी इनाया को सब सही हो जाने का दिलासा दे रही थी। जीप में बैठते ही इनाया भी गुम सी हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, ये क्या हो रहा है? और नीलिमा का खून हो गया। उसकी क्या गलती थी? कोई उसे क्यों मारेगा? देखते ही देखते इनाया की जीप वहां से निकल गई। इनाया जीप के अंदर बैठी नीलिमा की मौत की खबर से शॉक में थी। उसके आंसू बह रहे थे। इनाया के जहन में नीलिमा की अलग अलग तस्वीरें आ रही थी। उसने सामने बैठी लेडी कांस्टेबल से कहा, मैडम, उस लड़की की डेड बॉडी मिली क्या? और उसका भाई? उसका भी तो अभी ऑपरेशन हुआ है। वो बेचारा अकेला क्या करेगा? आप प्लीज एक बार मुझे नीलिमा के भाई से मिलने दीजिए। ये ड्रामे बंद कर, वरना एक मारूंगी ना तो अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। सामने बैठी कांस्टेबल ने जवाब दिया। इनाया जीप में बैठने के बाद भी लगातार उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जिसके बारे में उसने बताया था वो संजुक्ता नाम की लड़की थी। इनाया का दिमाग अभी फटने को हो रहा था। उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था। एक तरफ
उसकी जिंदगी से गायब हुए 1 हफ्ते की खबर, उसकी किडनैपिंग और अब नीलिमा की मौत। इनाया के लिए सब कुछ गैदर करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इनाया को नहीं पता था कि अभी कुछ ऐसा होने वाला था जिससे सभी की जिंदगी बदल जाएगी। जीप सड़क पर तेजी के साथ दौड़ रही थी। अभी जीप हाईवे पर थी, जहां सड़क के किनारे सिर्फ खेत ही खेत थे। इनाया अपने आंसुओं को पीते हुए पीछे की तरफ देख रही थी। तभी इनाया ने देखा कि एक कार बहुत तेज स्पीड में उनकी जीप की तरफ बढ़ रही थी। इनाया को ऐसा लग रहा था जैसे वो कार वाला अपनी कार से जीप को टक्कर ही मार देगा। उस कार के थोड़ा पास आते ही इनाया ने देखा कि उसमें वही लाउंज वाला लड़का बैठा हुआ था। इनाया किसी से कुछ कह पाती उससे पहले ही उस लड़के ने अपनी तेज गाड़ी से पुलिस की जीप को बहुत तेज टक्कर मारी। टक्कर इतनी असरदार थी कि पुलिस की पूरी गाड़ी हवा में 2 बार गोल गोल घूमी और जमीन में धड़ाम से गिरी। टक्कर लगने से गाड़ी की पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल लीकेज होने लगा। तभी जब गाड़ी धड़ाम के साउंड के साथ नीचे गिरी और उसमें से जो चिंगारी निकली, उससे पुलिस की जीप में आग लग गई। आग बहुत खतरनाक थी और देखते ही देखते वहां आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ से कुछ आवाजें आ रही थी। एक्सीडेंट हो गया, देखो देखो, अरे कोई आग को बुझाओ, अंदर वालों को बाहर निकालो जल्दी। इधर आग लगी पुलिस की गाड़ी में सभी पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल थे। किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, तो किसी के सर से खून आ रहा था, तो किसी के पैर से। सभी घायल पुलिस वालों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इस एक्सीडेंट की खबर एसीपी शिवराज सावंत को जैसे ही मिली, थोड़ी देर बाद वो भी सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो पुलिस जीप देखकर हैरान था। पुलिस जीप पूरी जल गई थी। उसने पास खड़े हवलदार से पूछा, कैजुअलिटी कितनी है और वो गाड़ी कहाँ है जिसने टक्कर मारी थी? हवलदार बोला, सर सारे घायल हो गए हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो गाड़ी हमारे आने से पहले ही निकल गई थी। एसीपी सावंत ने फिर इनाया के बारे में पूछा। अरे सुनो, वो लड़की जिसे पकड़ने गए थे, वो इनाया, वो कहाँ है? क्या वो भी घायल है? काफी देर बाद वहां मौजूद पुलिस वालों को ये एहसास हुआ कि पुलिस जीप में पुलिस वालों के साथ इनाया भी थी, लेकिन वो वहां किसी को भी नजर नहीं आई थी। एक्सीडेंट की भगदड़ में इनाया की किसी को याद ही नहीं थी। अब जब याद आई तो इनाया किसी को मिल ही नहीं रही थी। ना वो घायलों में थी जिनका इलाज चल रहा था और ना ही उसकी बॉडी आग लगी हुई जीप के पास थी। और तो और उस टक्कर मारने वाली गाड़ी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था। शिवराज सावंत गुस्से में आ गया था जब उसने सुना कि इनाया को किसी ने नहीं देखा एक्सीडेंट के बाद से। उसने सबको हड़काते हुए कहा, एक लड़की को सीधा पुलिस स्टेशन नहीं ला पाए, पता है ना इस केस का कितना प्रेशर है? तो अब जाओ और उस लड़की को पकड़ कर लाओ। और हाँ, इनाया पुलिस हिरासत से भाग गई है, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, वरना मीडिया वाले जुलूस निकाल देंगे हमारा। इतना कहकर शिवराज ने सबको भेज दिया। वो टेंशन में था और ये साफ दिख रहा था। उसने सबसे अलग आकर टेंशन में ही सिगरेट निकाली और जैसे ही वो उसे जलाने जा रहा था कि उसका फोन बजा। उसने फोन पिक किया तो दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद चौंकता हुआ बोला, क्या? बैंगलोर? बैंगलोर एयरपोर्ट पर हाथ पैर में बंधी कुछ पट्टियों के साथ इनाया एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर थोड़े चोट के निशान थे और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसकी फटाफट चलने से उसका डर दिख रहा था। उसकी आंखें वहां सबको शक की निगाह से देख रही थी। इनाया जितना बड़ा कांड पीछे करके आई थी, उसके बाद उसे अपनी बेगुनाही का सबूत खुद ही ढूंढना था। इनाया अब एयरपोर्ट से बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे की कंफ्यूजन बता रही थी कि वो पहले कभी बैंगलोर नहीं आई थी।
और आज भी इनाया बैंगलोर सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि रश्मि को इनाया की जीन्स से बैंगलोर का रिटर्न टिकट मिला था। तो हो ना हो उसके सवालों के जवाब बैंगलोर से जुड़े थे, इसीलिए उसे यहाँ आना पड़ा। इनाया ने मन ही मन कहा, मेन टेंशन तो अब है इनाया कि इसकी बात कहाँ जाए, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई एड्रेस है और ना ही कोई मुझे जानता ही है। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी अचानक इनाया ने एक टैक्सी रुकवाई और उसमें बैठ गई। ड्राइवर के ये पूछने पर कि कहाँ जाएंगे मैम, इनाया कुछ सोचती उससे पहले ही उसके मुंह से निकल गया, हाँ आप ना केंद्रीय साहित्य गर्ल्स कॉलेज ले लो। ड्राइवर ने हाँ बोला और टैक्सी स्टार्ट कर दी। अब पीछे बैठी इनाया अचंभे में थी कि इस कॉलेज का नाम उसने पहले कहाँ पढ़ा और यही कॉलेज क्यों। एयरपोर्ट से कॉलेज तक के रास्ते में इनाया एक शब्द भी नहीं बोली। इनाया का चेहरा बता रहा था कि वो अब कितना उलझ चुकी थी। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसे अब उसके जवाब चाहिए, किसी भी हालत में। अपने साथ हो रही हैरान करने वाली चीजों के बारे में इनाया सोच ही रही थी कि अचानक उसकी टैक्सी रुक गई। ड्राइवर बोला, मैम आपका केएसजीसी कॉलेज आ गया। इनाया टैक्सी से उतरी और कॉलेज को देखती रही। फिर टैक्सी ड्राइवर को पे करके वो बिना कुछ ज्यादा सोचे या समझने की कोशिश करे कॉलेज के अंदर चली गई। कॉलेज के मेन गेट से एंट्री करते हुए उसे फिर वही कैफे वाला एहसास हुआ कि वो यहाँ पहले कभी तो आई थी। उस कॉलेज का बड़ा खेल मैदान हो या कोने में बने हुए चबूतरे, उसे बार बार ये यकीन करवा रहे थे कि वो पहले यहाँ आ चुकी थी। इनाया का ये सब महसूस करना उसके लिए इतनी बड़ी हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि पिछले न जाने कितने दिनों से उसे कई बार ये महसूस हुआ था। लेकिन वो जानती थी कि ये सारे एहसास सच नहीं थे। इनाया के कदम उसे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले गए थे। वहां बाहर कोई था नहीं, तो इनाया ने इधर उधर देखा, फिर चुपके से अंदर चली गई। उसने अंदर सारी फाइल्स देखना शुरू कर दिया। वो कभी प्रिंसिपल की टेबल के ड्रॉर चेक कर रही थी, तो कभी प्रिंसिपल की चेयर के बगल में रखे टेबल के ऊपर की फाइल्स। इनाया ढूंढ क्या रही थी ये तो वो भी नहीं जानती थी। उसे बस अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और उसका यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस तक आ जाना ये बस उसके दिमाग की देन थी। इनाया सारी फाइल्स चेक कर रही थी, पर उसे उसके सवालों के आसपास भी कोई चीज नहीं मिली। तभी इनाया की नजर बाहर रखी अलमारी पर पड़ी। इनाया ने उस अलमारी को खोला और उसमें देखने लगी। काफी फाइल्स देखने के बाद उसकी नजर में एक फाइल आई जिसमें संजुक्ता का नाम लिखा था। इनाया ने वो फाइल उठाई और खोली। इनाया हैरान रह गई जब उसने उसमें लगी हुई फोटो देखी, क्योंकि ये फोटो उसी संजुक्ता की थी जिसे इनाया ने सपने में देखा था, जिसे वो बचाना चाहती थी। इनाया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लग गई थी। उसे यकीन हो गया कि उसने जो देखा वो सिर्फ एक सपना नहीं था। मतलब मैं सही सोच रही थी, वो सपना मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। इसका एड्रेस ले लेती हूँ, इसके घर जाकर तो सब पता चल ही जाएगा। इनाया ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। इनाया ने फटाफट उस फाइल से संजुक्ता का एड्रेस नोट किया और फाइल को वहीं रख दिया जहां वो थी और अलमीरा बंद करी। लेकिन बंद होते हुए अलमीरा की जो आवाज हुई उसे बाहर से गुजर रहे पियून ने सुन लिया। पियून बाहर से बोलता हुआ आया, कौन है अंदर और क्या कर रहा है? चोर! चोर! पियून की आवाज सुनकर इनाया अंदर ही अंदर डर गई। इनाया जानती थी कि अगर बात पुलिस तक गई तो वो लंबा वाला फंसेगी। क्या इनाया वहां से बचकर निकल पाएगी? क्या इनाया फिर से संजुक्ता को बचाने में नाकामयाब रहेगी? क्या बैंगलोर में इनाया को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे या फिर वो फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगी?
सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने ये कहानी